नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक टॉपिक पर बात करेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है। यह टॉपिक है आपके फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड, होम लोन लेना चाहिए या नहीं। यह एक बहुत बड़ा डिसीजन है होम लोन लेना। होम लोन लेना चाहिए या नहीं, यह एक काफ़ी बड़ा डिसीजन है। तो इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे, किसे होम लोन लेना चाहिए, किसे नहीं लेना चाहिए और किसे डेफर करना चाहिए, यानी बाद में लेना चाहिए, शुरुआत में नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले हम क्लियर करना चाहते हैं कि हम होम लोन के खिलाफ एकदम नहीं हैं। होम लोन एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है किसी भी बैंकिंग और किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, जो लोगों के अपने घर का जो सपना है उसको साकार करता है। लेकिन आपको अपनी वित्तीय स्थिति को जानते हुए यह निर्णय लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि ईएमआई का बोझ इतना ज़्यादा हो जाए जो आपके जीवन को ही नर्क कर दे। तो कुछ पॉइंट्स है जो हम बनाए हुए हैं और इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं होम लोन किसको ले लेना चाहिए, यानी बिना सोचे समझे या बिना ज़्यादा विचार विमर्श किए हुए होम लोन किसे ले लेना चाहिए। तो जिसके पास बहुत पैसा है वह ले सकते हैं। अगर बहुत पैसा है तो फिर उनको तो क्या फाइनेंशियल प्लानिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है, वह ले सकते हैं। 2 4 5 घर जितना भी लेना है ले सकते हैं। कुछ लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा तो नहीं है, सेविंग अच्छी खासी है, तो वह थोड़ा हायर ईएमआई वाला होम लोन ले सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। यानी वह अपने नेट मंथली इनकम के 50% 60% तक जा सकते हैं। अगर उनके पास ऑलरेडी एक बहुत अच्छा बेस है, सेविंग का बेस है, तो वह जा सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो होमलेस होते हैं, घर ही नहीं है, और मतलब नौकरी उकरी अभी उनकी लगी है और घर है ही नहीं, तो भाई घर तो जरूरी है, रोटी कपड़ा मकान, ये तो 3 प्राइमरी चीज है, यह है। तो फिर आप एक बेसिक सा घर अपने इनकम को देखते हुए, अपने सेविंग को देखते हुए आप ले सकते हैं। आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत कहाँ होती है? दिक्कत होती है उनके साथ जिनकी सैलरी तो होती है कम और होम लोन ऐसा ले लेते हैं कि ईएमआई बहुत ज़्यादा हो जाता है। वरना भविष्य में फ्यूचर का फाइनेंशियल प्लानिंग कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, सेविंग भी नहीं कर पाते हैं, और दिन प्रतिदिन उनको वह घुट घुट के जीते हैं। सिर्फ उनको लगता है कि यह घर है, मेरा अपना घर है, लेकिन वास्तविकता यही है कि वो घर का कागज जो है 25 साल तक बैंक में रहेगा। यानी वह आप रह रहे हैं, उसमें आप ऑक्यूपेंट हैं, लेकिन उस घर का जो एक तरह से ऑनरशिप है वो बैंक के पास है। तो मन में लगता है कि मेरा अपना घर है, क्योंकि मकान मालिक नहीं होता है, कोई बोलने वाला नहीं होता, तो आपको लगता है कि अपना घर है। लेकिन वास्तविकता पूछिए, वो 25 साल तक बैंक का घर रहता है। तो क्या होम लोन लेने के पीछे कारण क्या क्या है यह जान ले पहले। तो कोई भी नई नौकरी में आता है, अभी थोड़ी सी सैलरी रहती है, घर का प्रेशर आने लगता है, फैमिली का प्रेशर आने लगता है कि घर लो, देखो फलाने का बेटा यह घर ले लिया, चिलाने का बेटा यह घर ले लिया, इनका 2 तल्ला बन गया है, किसी का ही है। इस तरीके से वो प्रेशर में आके होम लोन लेता है, या तो घर बनवाने के लिए लेता है या घर खरीदने के लिए लेता है। प्लस कुछ लोग समझते हैं कि रेंट पर रहना जो है अच्छा बात नहीं है। वो कंपेयर करते हैं कि अपना घर होता है, रेंट का घर होता है। तो उनका कुछ इस तरीके का सोच होता है, तो वो लोग घर होम लोन लेके घर बनाने के लिए चल पाते हैं। स्टेटस सिंबल होता है। आपको अगर सोसाइटी में दिखाना है कि टुडे आई एम सक्सेसफुल, तो कुछ चीज़ें हैं, आपको घर बनवाना होता है, खरीद लेना होता है, गाड़ी खरीद लेना होता है, मोबाइल है, एप्पल ओप्पल का मोबाइल ले लेना होता है। तो इससे आप सोसाइटी में दिखते रिच हैं, आप लगता है कि हाँ आप सक्सेसफुल हैं। वास्तविकता में है नहीं, वास्तविकता में एक बहुत खस्ताहाल स्थिति रहती है। एक इसी पर एक कहानी हमको याद आता है। मैं एक बैंक में काम करता हूँ, तो हमारे यहाँ एक होम लोन लेने आए थे, नाम नहीं रिवील करूँगा। वह एक गवर्नमेंट जॉब में थे, महज 48,000 रुपीज़ उनकी नेट मंथली इनकम थी, यानी 48,000 रुपये उनके सैलरी आती थी। 30 लाख का होम लोन लिए, लगभग 25,000 के आसपास उसकी ईएमआई बन रही थी। अभी आप समझिए उनके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा 10th में जाने वाला है, एक बच्चा 12th में जाने वाला है। बच्चों की पढ़ाई का जो है पूरा बर्डन उन पर आने वाला है। 12th वाला बच्चा तो जाएगा कॉलेज वगैरह में, जाएगा इंजीनियरिंग करेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन पैसा तो खर्च होगा, तो एजुकेशन का बर्डन आने वाला ही है। खुद जो है 35 के आसपास एज है, 35 40 के नहीं 40 के आसपास एज है। तो जिस तरीके का हमारा खाना पीना है, रोग व्याधि भी होते रहते हैं, तो उसमें भी खर्चा लगता है। अब समझिए कि उनका उनका कोई बेस नहीं है,
₹48,000 उनकी सैलरी है, उसमें होम लोन ले लिए। वाइफ वगैरह भी आई थी, काफ़ी अच्छा दिख रहा था, फैमिली उनकी काफ़ी प्यारी सी फैमिली थी। और वाइफ बोल रही थी कि जब घर बन जाएगा ना तो उसमें ₹1,00,000 का सोफा रखेंगे। आप समझिए किस तरीके का माइंडसेट चल रहा है। एक तो इतना बड़ा होम लोन का अमाउंट और उसमें ₹1,00,000 का सोफा रखना है। आप समझिए कि किस तरीके से हम लोग ये कर रहे हैं, अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को किस तरीके से ले रहे हैं और कितना प्रेशर में वो आदमी होगा जो कमा रहा है। अब आप समझिए 48,000 में ₹25,000 जो है ईएमआई जाएगा, ₹23,000 जो है उनका डिस्पोजेबल इनकम बचेगा, यानी जो वह खर्च कर सकते हैं। अब उस ₹30,000 में उनका घर का खर्च भी चलाना है, रोग व्याधि इनकी दवाई वगैरह है, यह सब भी चलाना है, बच्चों की पढ़ाई भी देखनी है। कितना स्ट्रेसफुल लाइफ होगा उनका। फ्यूचर तो कुछ हुआ ही नहीं ना, फ्यूचर की तो प्लानिंग हो ही नहीं पाएगी। वही गवर्नमेंट जॉब में है तो एनपीएस उनपीएस कटेगा, वही मिलेगा। लेकिन ऐसे लोग जो इतना ज़्यादा बर्डन में रहते हैं वो एनपीएस में भी हाथ लगा देते हैं। एनपीएस में भी विड्रॉल है, विड्रॉल आप कर सकते हैं, कुछ अमाउंट अपना विड्रॉल कर सकते हैं, उसमें भी हाथ लगा देते हैं। तो इस तरीके का सिचुएशन है। तो मेरे इस वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि इस तरीके के सिचुएशन से आप बचें, इस तरीके का सिचुएशन नहीं लें। जबकि उनका घर जो है, गांव जो है लगभग 15 to 20 किलोमीटर जो है सिटी से दूर था। आराम से अप डाउन कर सकते थे। पिताजी ने उनके गांव पर घर बनवाया हुआ था, आराम से अप डाउन कर सकते थे। सफिशिएंट नंबर ऑफ बता भी रहे थे, सफिशिएंट नंबर रूम भी था। अब हम तो बैंकर, हम तो अब उनको क्या डिसीजन दें, हमें तो लोन देना है। तो हम लोग यह सारी चीज़ें नहीं बताते हैं। हम उनसे बस पूछे कि भाई कमरे उमरे कितने हैं, तो सफिशिएंट कमरा था उस समय। वह चाहते तो अप डाउन कर सकते थे। और जो है बच्चा भी पढ़ने वढ़ने के लिए बस से आ सकता था। 15-20 किलोमीटर तो आराम से बस चली ही जाती है, कोई दिक्कत नहीं होता है। स्कूल के बस से आजकल जा रहे हैं तो उनका कितना सेविंग होता है, स्ट्रेसफुल भी लाइफ भी नहीं होता। तो इस तरीके के डिसीजन से बचना है। आप समझिए कि एक एग्जांपल हम देते हैं, अगर 50 लाख का होम लोन 8.5% के इंटरेस्ट पर 20 साल के लिए लेंगे तो 20 साल में 1 करोड़ रुपये आप जमा करेंगे। 50 लाख का, जाहिर सी बात है, 50 लाख का होम लोन अगर लेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि 100% आपको होम लोन मिलेगा। लगभग 80% मिलता है। टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट जो होता है, घर बनवाने का जो कॉस्ट होता है, प्रोजेक्ट जितना बनता है उसका 80% ही बैंक फाइनेंस करती है, अगर 30 लाख से ऊपर का प्रोजेक्ट कॉस्ट है तो। यानी 50 लाख रुपए आपको अगर बैंक फाइनेंस कर रही है तो आप अपना आराम से अपने पास से जो है लगभग 7-8 लाख रुपए आप लगाए होंगे। तो वह 7-8 लाख रुपए आपका लगा हुआ है, 50 लाख रुपए फाइनेंस हो रहा है, प्लस जमीन आप खरीदे होंगे या पैतृक होगी, जैसा भी होगा, ठीक है। तो जमीन आपका लगा ही है। अब वह 50 लाख रुपए ले रहे हैं 8.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, 1 करोड़ रुपए आप जो है 20 साल में जमा करेंगे, 20 साल के लिए अगर ले रहे हैं तो 7 लाख रुपए यहाँ पे 7-8 लाख रुपए आप अपना भी लगा रहे हैं, जमीन भी आप दे रहे हैं। 50 लाख रुपए कॉस्ट आपका जो है आ रहा है। जमीन मानिए कि चलिए 50 लाख रुपए में आप जमीन भी खरीद लेते हैं, मान के चल लेते हैं, तो भी 7-8 लाख रुपए अपना सेविंग तो लगेगा ही। और 50 लाख रुपए लोन लेंगे तो 1 करोड़ रुपए 20 साल में जमा करेंगे। अगर वही आदमी उसके ईएमआई का, जो 50 लाख का ईएमआई बनेगा, उसकी अगर एसआईपी कर देगा तो 20 साल में 3 करोड़ रुपया पाएगा। आप समझिए 7-8 लाख रुपए यह बचा, उसका भी रिटर्न आएगा। 7-8 लाख रुपए जो अपना मार्जिन मनी लगाया है, मार्जिन लगाया है, वह भी रिटर्न देगा ना, वह भी तो रिटर्न जनरेट करेगा 20 साल में। वह बहुत ज़्यादा अमाउंट होगा। अगर 12% के हिसाब से अगर ले लेंगे तो 6 साल में लगभग दुगना हो जाता है। तो आप लगा लीजिए, 6 साल में तो 7 का 14 बनेगा, 14 का 28 बनेगा, 12 साल में, 12 साल में 28 का 18 साल में 28 का 56 बनेगा, 56 लाख तो वह हो जाएगा। प्लस ये जो 50 लाख का ईएमआई का जो सेविंग अगर वह करता, तो इस ईएमआई को अगर सेव कर लेता तो वह 3 करोड़ होता, यानी 3 करोड़ 56 लाख रुपए उसका 20 साल बाद बनेगा। क्या घर जो बनवाया होगा, क्या उतना 3 करोड़ का हो पाएगा 20 साल में? कभी नहीं हो पाएगा। इस तरीके का रियल एस्टेट आजकल बहुत हाइप बना हुआ है, रियल एस्टेट का इस तरीके से जनरेट नहीं होता है। हम लोग का जो सर्विस क्लास होता है या जो ऐसा प्रॉपर्टी के धंधे में नहीं है, वह इस तरीके का रिटर्न घर पर नहीं कमा सकता है। घर रहने के लिए ना ले रहा है, पहले बात तो रहने के लिए ले रहा है, रिटर्न कमाने के लिए तो ले नहीं रहा है। अगर रिटर्न कमाने के लिए भी ले रहा है तो हम लोग जैसा आदमी उस तरीके का रिसर्च नहीं कर पाता है। तो यह भुतलावे में मत रहें कि प्रॉपर्टी की जो है 60 लाख 70 लाख का प्रॉपर्टी है वो अगले 20 साल में जो है 7 करोड़ का हो जाएगा, यह भुतलावे में मत रहें। तो आप समझिए कि एक आप स्ट्रेसफुल लाइफ भी नहीं जिएंगे और आपका एक कॉर्पस जो है वहां तैयार भी होगा, आप पर कोई बर्डन भी नहीं रहेगा। तो लोग गलती कहाँ करते हैं? लोग गलती करते हैं जब उनकी सैलरी कम होती है, बहुत कम सैलरी होती है, उसके हिसाब से वह 50% 60% तक ईएमआई अपने सैलरी का कटा देते हैं होम लोन लेने के चक्कर में। तो उनकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग ही गड़बड़ हो जाती है, ना वो 2 पैसा सेव कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, केवल कर्ज में डूबे रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं
और उनका जीवन ऐसे ही पार लगते रहता है। लोग दूसरे को देख के, कोई आ गया, कोई प्रॉपर्टी का दलाल आ गया, बोल दे कि इन्वेस्ट कर दीजिए, वो तो अपना प्रॉपर्टी बेचना चाहता है, वो किसी तरीके से आपको कन्विंस कर लेगा, बिचवा देगा, रिटर्न आएगा घंटा, ठन ठन गोपाल रिटर्न आएगा, कुछ नहीं आएगा। हम बहुत सारे लोगों को ऐसा जानते हैं जो प्रॉपर्टी में पैसा लगा दिया, फंसे हुए हैं। प्रॉपर्टी में भैया पैसा वही कमा सकता है जो उस लाइन में है। उनको प्रॉपर जानकारी होती है कि भाई कहाँ से नहर निकलेगा, कहाँ से रोड निकलेगा, कहाँ मार्केट बनेगा, वो पूरा रिसर्च किए हुए रहते हैं। वहां वो प्रॉपर्टी, अंडर डेवलप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उसकी वैल्यू खूब जाती है। कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि प्रॉपर्टी खरीदें, ज़्यादा रिटर्न हो गया, जैसे लॉटरी में होता है, लेकिन सामान्यतः नॉर्मल केस में ऐसा अन्य लोगों के साथ नहीं होता है। लोग जो है, अभी अभी नौकरी लगती है, 2 साल हुआ नहीं, 3 साल हुआ नहीं, छोटी सी सैलरी आती है, होम लोन लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। अरे भाई, सबसे पहले नौकरी लगी है तो आप अपने लिए एक बेस तैयार करें, एक इमरजेंसी फंड तैयार करें। एक आपके पास एक सेविंग होना चाहिए कि खुदा न खास्ते घर में किसी को कुछ हो जाता है, कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, किसी भी प्रकार की इमरजेंसी आ जाती है, तो आपके पास थोड़ा सा एक कुशन रहना चाहिए। उसके बाद आप प्लान कीजिए ना घर लेने के लिए। लेकिन क्या है, लोग का अभी 2 साल पूरा नहीं होता है, घर गाड़ी सब चीज़ों की प्लान कर लेते हैं, थोड़ा सा भी रुकते नहीं है। उसी प्रकार से आजकल फाइनेंशियल सिस्टम भी है, हमारा फाइनेंशियल सिस्टम इस तरीके से बना हुआ है, एक क्लिक में लोन मिल जा रहा है। जहाँ होम लोन पहले बहुत सोच समझ के मिलता था, अब वह जो है बैंक एकदम मुंह ताके हुए हैं देने के लिए। दिक्कत यहाँ आती है, जॉब अनस्टेबल है, प्राइवेट जॉब में है, अनस्टेबल जॉब है, कभी छोड़ते हैं आईटी सेक्टर में, कभी छोड़ते हैं, कोई ले ऑफ आ जाता है, कुछ होता है तो वो लोग घर ले लेते हैं। बताइए, बेंगलोर में ऐसे ऐसे मेरे मित्र हैं, बेंगलोर में घर ले लिए हुए हैं। अब समझिए कितना प्रेशर में रहते होंगे वहाँ। तो इस तरीके का डिसीजन अपने को नहीं लेना है घर में। आप रहिए, अगर आपके पास घर है, गांव में एक घर है, गांव में घर है, मत लीजिए ना, क्या दिक्कत है। गांव का घर, एक घर सफिशियंट होता है, 10 जगह घर बना के अंबानी थोड़ी हो जाइएगा। किराए पर रह सकते हैं, रेंट पर हमेशा बहुत ज़्यादा होता है। 1 करोड़ का मकान, अगर कोई आदमी 1 करोड़ रुपये लगा के अगर अपना मकान बनवाए हुए रहा है, उसका कभी भी रेंट 15 से 20 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं होगा। बहुत हम एक्सेप्शन का केस छोड़ देते हैं, दिल्ली मुंबई वगैरह का केस छोड़ देते हैं, वहाँ पे भी 1 करोड़ के मकान का क्या होगा, 30 हज़ार हो जाएगा। नोएडा में एक मेरी सिस्टर रहती है, 1 1.5 करोड़ का मकान है, उसका वो रेंट लगभग 27 28 हज़ार रुपये देती है। क्या हो गया, 27 28 हज़ार रुपये, 1 करोड़ 1.5 करोड़ के लोन का ईएमआई उससे ज़्यादा होता है। तो बाकी और सब सिटी में, छोटे शहर में, जिला जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स होते हैं, वहाँ पे 1 करोड़ का मकान आपको आराम से 15 हज़ार रुपये में मिल जाता है। मजे कीजिए ना, क्या दिक्कत है। मकान मालिक का सारा पैसा होगा, कुछ भी रिपेयर नहीं कराना, कुछ नहीं कर, जब तक आप चाहे रहें। वहाँ नहीं मन लगता है, दूसरे जगह रहें, क्या दिक्कत है। स्टेबिलिटी भाई, घर आपका एक होना चाहिए, वह गांव पर है, सफिशियंट है। तो व्हीम में आकर डिसीजन नहीं लेना है, किसी सनक में आके कोई बता दिया, कोई कह दिया, सपना देख के, टीवी देख के। जेब को देखना है, जेब देखिए पहले, जेब के अनुसार ही जो है अपना यह निर्णय लीजिए। अगर होम लोन लेते हैं, आप लगता है कि भाई आपने एक इमरजेंसी फंड बना लिया, आपको लगता है कि नहीं एक घर ले लेना चाहिए, हमारे पास घर नहीं है, या एक ले लेना चाहिए बच्चे के एजुकेशन के लिए, तो कुछ पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिए। एक तो पहला, जो भी आपका प्रोजेक्ट है, होम लोन का जो प्रोजेक्ट है, जिसमें आपका कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट आ जाता है, लैंड परचेज का कॉस्ट आ जाता है, अगर आप ज़मीन लेके बनवाते हैं, फ्लैट लेते हैं, तो टोटल ही कॉस्ट आ जाता है, तो उसका 25 से 30% आप अपने पास से पहले सेव कर लें। उसको आप 25 से 30% जो है डाउन पेमेंट करें, बाकी के अमाउंट को जो है फाइनेंस कराएं। टेन्योर जो है हमेशा 10 ईयर रखें, क्योंकि ईएमआई का जब ग्राफ देखेंगे ना, तो आफ्टर 10 ईयर्स उसका स्लोप जो है बहुत हाई ऐसे जाता है। यानी उसके बाद जो है, मतलब आप एक लोन जो है 10 साल के लिए लिए जाते हैं, एक लोन 15 साल के लिए लिए जाते, आप देखेंगे 15 साल में बहुत इंटरेस्ट आप पे कर देंगे, 10 साल में कंपेरेटिवली कम करेंगे। तो आप नॉर्मल 10 साल का रखिए, उसी हिसाब से लोन लीजिए, 25 से 30% डाउन पेमेंट कीजिए, और यह प्रयास कीजिए कि आपका नेट मंथली इनकम है, ईएमआई जो है उसका 30 से 35% क्रॉस नहीं करे, किसी भी हालत में नहीं करे। एक बात हमेशा याद रखिए, बैंक में जाइएगा, उनका ईएमआई का अलग अलग क्राइटेरिया है। अगर 5 लाख तक का एनुअल इनकम है तो 50% आप ईएमआई में कटा सकते हैं, 5 लाख से ऊपर है तो 60% कटा सकते हैं, 10 लाख है तो 70% कटा सकते हैं। ना ना, इस मकर जाल में कभी नहीं फंसना है।
आप अपना फिक्स कर लीजिए कि मुझे अपनी एनएमआई का, नेट मंथली इनकम का 30 to 30, अगर आपकी 1 लाख रुपए तक सैलरी है तो 30 to 35% ही कटाना है, इससे ज़्यादा नहीं कटाना है। हमेशा याद रख लीजिए आप, घर उसी तरीके से लीजिए। मतलब लोग बोले ना उतना ही पैर पसारना चाहिए जितना चादर होता है, तो ये सही कहावत है। मत सोचिए मोटिवेशनल वीडियो जो है मतलब मत देखिएगा कि अपना चादर पैर भी बढ़ाएंगे चादर भी बढ़ाएंगे, नहीं पॉसिबल हो पाता है भाई। 90% जनता से नहीं पॉसिबल हो पाता है। 90 तो 90 है, 95% जनता से नहीं पॉसिबल हो पाता है। आपको अपने मीन्स में ही रहना पड़ेगा। तो यह सब निर्णय लें। घर होम लोन लेना कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात तब है जब वो आपके जेब पर बहुत भारी पड़ने लगे और आप कोई फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर पाते हैं, तो बहुत बुरी बात है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि होम लोन लेने में क्या सावधानी बरतें, लें या नहीं लें। नमस्कार।